हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। तो ये आपकी एनसीईआरटी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर नीट एस्पिरेंट एज वेल एज जेईई एस्पिरेंट, और बोर्ड में भी इसका काफी वेटेज है। तो बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी आपकी कहां से, एरिस्टोटल फॉलिसी। एरिस्टोटल फॉलिसी क्या है, अ कांस्टेंट कंटीन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। क्या बोलते हैं एरिस्टोटल फॉलिसी में, क्या बोला गया, अ कांस्टेंट कंटीन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, और इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं एरिस्टोटल फॉलिसी। क्या बोला था, कांस्टेंट कंटीन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है क्या? अब ये एरिस्टोटल फॉलिसी क्यों बोला इसको, वो आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे चैप्टर का स्टार्टिंग होती है या चैप्टर के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है, तो स्टार्टिंग इन्होंने न्यूटन लॉ मोशन के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कांस्टेंट continuous force is required to keep the body in uniform motion. Now we have to talk about the Newton first law of motion और Galileo law of inertia। इसको क्या बोलते हैं, Newton's first law of motion, और also called as Galileo law of inertia। क्या था ये समझते हैं। तो देखिए, when a body is at rest, according to Newton's first law, whenever a body is at rest, then it will continue their state of rest, or it is in motion, then it will continue the state of motion in a straight line. Okay, क्या बोला, whenever a body is at rest, then it will continue its state of rest, or it is in motion, then it will continue its state of motion, state of straight line motion, until an unbalanced external force, कैसा फोर्स लगाएं, unbalanced external force not applied on the body। जबकि इसमें क्या कहा था, a constant continuous force is required to keep the body in motion। तो अब आप देखिए, अगर आप बैलेंस फोर्स लगाते हैं तो फोर्स तो लगा रहे हैं। सपोज दैट आपने लेफ्ट साइड 2 न्यूटन, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट साइड आपने 2 न्यूटन लगाया, राइट साइड 2 न्यूटन लगाया, तो कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं आप, बट बॉडी मोशन में नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि बॉडी को मोशन में लाने के लिए कैसा फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और वो भी एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड। जैसे राइट साइड अगर 10 न्यूटन, अगर सिंगल फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, नो प्रॉब्लम, बट आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी को मूव करने के लिए अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट था। ठीक है, फिर देखो, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यहां से किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। किसका कॉन्सेप्ट दिया था, फोर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो बहुत अच्छा, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, then it will continue the state of rest, and if it is in motion, then it will continue the state of motion until in a straight line, until an external force not applied on the body। तो this law introduce the concept of force। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए, when external force act on the body become zero, external force zero है, so body either at rest or in uniform motion। आपको अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी बिकम जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो रेस्ट में है, और ये भी नहीं है कि वो कंटीन्यूअस मोशन में है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी बिकम जीरो, देन आइदर बॉडी इज एट रेस्ट, देन इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो आप क्या बोलेंगे, बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। But when external force act on the body become zero and it moves with constant speed, but accelerate नहीं करेगी, when body is at motion, when external force F external equal to zero, that is, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि external force zero है, that is body is in uniform motion में है। बॉडी क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन करेगी, it will not be accelerated। बॉडी कभी भी एक्सेलरेट नहीं करेगी, यूनिफॉर्म मोशन करेगी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, और इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम बोल सकते हैं, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट,
सेकंड वन इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन बॉडी इज इन मोशन। तो आपने कहा कि यहां से किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। अब अगर हम फोर्स की डेफिनेशन देखें, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन देखें, तो आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स, तो सिंपली पुश और पुल, पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। ये डेफिनेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। क्या थी डेफिनेशन, पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड सिंपली फोर्स। बट अगर हम यहाँ पे फोर्स को थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी टू स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जिस पर किसी बॉडी को अप्लाई करने पर इट चेंज और टेंड्स टू चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव नहीं कर रहा है बट मोशन की टेंडेंसी रख रहा है। ये इसमें जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे देन इट हैविंग द टेंडेंसी ऑफ मोशन, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, टेंड्स टू मूव। तो क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द बॉडीज एट रेस्ट टू स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ मोशन टू स्टेट ऑफ रेस्ट। दोनों के अगर हम डेली लाइफ के एग्जांपल देखें तो सपोज दैट आपके पास बाइसिकल है और वो बाइसिकल रेस्ट में है, आप पेडलिंग करना स्टार्ट करो, क्या होगा, आप फोर्स लगा रहे हो उस पर, पेडल पे फोर्स लगा रहे हो, देन इट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट आपका अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसको स्टॉप करना है, आपने ब्रेक लगाया, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स, तो बॉडी स्टॉप हो गई। तो आपको क्या बोला कि व्हेनेवर ए बॉडी इज एट रेस्ट देन फोर्स क्या होता है, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन टू स्टेट ऑफ रेस्ट। और क्या बोल सकते हैं, इट चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब फोर्स ऐसा भी कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी के शेप में या साइज में चेंज कर दे। ओके, आपके पास रबर बॉल है, अगर आप उस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। बट जैसे ही वो फोर्स हटाएंगे देन इट विल regain their original shape or size, regain their original position। तो फोर्स शेप और साइज में भी चेंज कर सकता है। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो अभी हम सिंपली जानते हैं यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, क्लियर है। एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सो द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, डाइन। तो ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए आपने क्या सीखा, फोर्स के बारे में सीखा है कि फोर्स क्या करता है, बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट करता है, स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट का क्या करता है, शेप और साइज को चेंज करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, फोर्स के बारे में। तो सिंपली देखिए, फोर्स को आपको बताया कि पुश और पुल, एक सिंपल सी डेफिनेशन। और अगर हम इसको एलिब्रेट करते हैं तो हमने कहा कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी टू स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन टू स्टेट ऑफ रेस्ट, और चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब देखिए आपने कहा कि फोर्स की हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट इज न्यूटन। एसआई यूनिट जो है फोर्स की, इट इज न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय एन इन एसआई सिस्टम। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट इज डाइन इन सीजीएस सिस्टम। ओके, डाइन इज द सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। This is the relation between Newton and dyne. 1 Newton equal to 10 to the power 5 dyne। अच्छा एक बात बताएं, इसके अलावा कुछ इम्प्रॉपर यूनिट ऑफ फोर्स भी होती है, जैसे लाइक 1 kg वेट। याद रखें, कई जगह काम आ जाती है ये। और 1 kg वेट की वैल्यू होती है आपकी 9.8 न्यूटन। अगर आप इसको ग्राम वेट भी लिख सकते हैं तो 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980 न्यूटन। अब आप कई बार देखेंगे कि 1 kg वेट को 1 kgf लिखा भी मिल जाएगा आपको, और 1 ग्राम वेट को 1 gf लिखा भी मिल जाएगा आपको एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कि 1 kg वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम फोर्स और 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980
न्यूटन। क्लियर है? तो दीज आर द यूनिट ऑफ फोर्स। अब फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? इनर्शिया। फोर्स का एक हमने बेसिक आइडिया लिया। बेसिक आइडिया के बाद अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर्शिया। सो व्हाट डू यू, अभी हमने इसमें जैसे लिखा था गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय द इनर्शिया। हम देखते हैं कि इनर्शिया का मीनिंग क्या है, इनर्शिया से हम क्या समझते हैं। तो देखिए inertia, and inertia is the inability of body to change their state by itself. Okay, inertia क्या है? बॉडी की एक ऐसी inability है, it is the inability of body to change their state by itself. Like body at rest, तो क्या है उसकी tendency to remain at rest. और body in motion, then it have the tendency to remains in motion in a straight line. Or either it move in certain direction, then body have the tendency to move in certain direction also. Okay, when external unbalanced force not applied on it. तो आपको inertia क्या बताया? Inertia is the inability of body to change their state by itself. Okay, अब inertia is a measurement of, inertia का measurement हम किससे करेंगे? तो inertia का measurement करेंगे mass of the body. More is the mass, more is the inertia. That is mass of body is qualitative measurement of inertia of body. ठीक है? अब अगर ये inertia को measure करता है, so inertia is directly proportional to the mass of the body. More is the mass, more is the inertia. Less is the mass, less is the inertia of body. Then inertia can be divided into three parts. तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन, और नेक्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, क्या लिखेंगे लास्ट? नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. क्या क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी to change their state of rest by itself. Okay, it is the inability of body to change their state of rest by itself. जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके of rest के. तो inertia of rest का एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि whenever a passenger sitting in a bus which is at rest and when driver suddenly start the bus in forward direction then he lean in backward direction. क्या होगा? अगर कोई पैसेंजर है, बस में बैठा हुआ है, बस रेस्ट में है, ड्राइवर ने सडनली बस को स्टार्ट किया और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी बस, तो जो पैसेंजर है वो क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसका जो लोअर फीट है वो अभी भी रेस्ट में है, बट बस के मोशन के कारण अपर फीट ट्राई टू मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बस. ओके, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे लीन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट है ऑन शेकन अ ट्री. और भी बोल सकते हैं, जब भी आप ट्री है on shaken a tree then their fruits and leaves are fall down. Okay, fruits or leaves are fall down on the surface due to inertia of rest. और एग्जांपल ले सकते हैं, when a coin is placed on the cardboard and cardboard is placed along with coin on the glass, on sudden jerk the coin, अगर आप coin को ऐसे sudden jerk लगाएंगे then आप कार्ड को सडन जर्क लगाएंगे then coil will fall into the glass. क्लियर है? So this is the inertia of rest. Next हम डिस्कस करते हैं inertia of motion के बारे में. So what do you mean by the inertia of motion? So it is the inability of body to change their state of motion by itself. क्या होगा inertia of motion? It is the inability of body to change their state of motion by itself. ठीक है? अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं सेम. Whenever passenger sitting in a moving bus and driver suddenly apply the brake. So driver ने क्या किए? ब्रेक को suddenly apply कर दिया. And whenever the driver suddenly apply the brake, then the passenger sitting in the bus lean in forward direction. आपने ये डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जो
पैसेंजर है, जैसे ही बस को स्टॉप करते हैं, फास्ट मूविंग बस को स्टॉप करते हैं, मोर इज द स्पीड, मोर इज द लीन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों? बिकॉज आपकी अपर फीट जो है बस के मोशन के कारण ट्राई टू बैलेंस द मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आपने ड्राइवर ने बस को क्या किया, ब्रेक लगा के स्टॉप कर दिया, बट आपकी बॉडी इंस्टेंटली स्टॉप नहीं हो पाई, वो सेम डायरेक्शन में मोशन करना चाहती थी, इसी कारण से आप क्या हो गए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीन कर गए। और बोल सकते हैं इसमें कि whenever inertia of motion का और क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप कि an athlete run some distance before taking the long jump। ऐसा करने से क्या होगा, जो उनका फीट है वो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, and which is helpful to taking long distance jump। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं inertia of direction की। inertia of direction क्या है? It is the inability of body to change their direction of motion by itself। क्या है inertia of direction? It is the inability of body to change their direction of motion by itself। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एक स्टोन है, a stone is tied with a string and it is rotated in the vertical circle like this। आपने एक स्टोन लिया, उसको थ्रेड से टाइट कर दिया, बांध दिया और ऐसे वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहे हो। सपोज दैट किसी पॉइंट पर स्ट्रिंग स्लैप हो जाए, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा कि जो आपका स्टोन है सपोज दैट इस पॉइंट पर ब्रेक हुआ, तो जो स्टोन है वो क्या करेगा, टेंजेंशियल टू द सर्कल स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? तो हमने इनर्शिया की बात करी, इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज देयर स्टेट बाय इटसेल्फ, और इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे मेजर कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ मास, मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब इसमें तीन टाइप का होगा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट में इनेबिलिटी टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन का इनेबिलिटी टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन, और इनेबिलिटी टू चेंज देयर स्टेट ऑफ डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है मोमेंटम, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, वो कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या करना है, मोमेंटम डिस्कस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।